नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज यहाँ पे डिटेल नोट्स के साथ कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ की लास्ट क्लास में हमने उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य जो अध्याय 4 है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 5 की शुरुआत यहाँ पे करेंगे जो नदी तंत्र, उत्तराखंड के ताल, ग्लेशियर, कुंड, जलप्रपात इनसे संबंधित चैप्टर है। आज की वीडियो में नदी तंत्र की शुरुआत हम यहाँ पे करेंगे। अगर आपने परीक्षा वाणी सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस हमारी अलग चल रही हैं जिसमें हमने पवार काल के करों को भी, उनके प्रशासन को भी कवर कर लिया है। चंद काल, पवार काल, प्राचीन इतिहास सब कवर कर चुके हैं। क्योंकि हिस्ट्री एक लंबा पोर्शन है तो हिस्ट्री की क्लासेस अलग हमारी चलेंगी और बाकी का जो पोर्शन है परीक्षा वाणी का वो अलग चलेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे उत्तराखंड की नदियों के बारे में, यहाँ के नदी तंत्रों के बारे में। देखिए, उत्तराखंड में जो ज़्यादातर नदियां हैं इनका प्रवाह किस दिशा में होता है तो अधिकांश नदियों का प्रवाह दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है, या तो दक्षिण की ओर बह रही है या दक्षिण पूर्व दिशा में बह रही है। ठीक है, राज्य की नदियों का अपवाह प्रारूप किस प्रकार का है तो राज्य की नदियों का जो प्रवाह है, उनका जो प्रतिरूप है यानी जो पैटर्न है वह वृक्षाकार है। आमतौर पर हिमालयी जो नदियां होती हैं उनका जो बहने का तरीका होता है, जो उनका ड्रेनेज पैटर्न होता है वो वृक्षाकार ही होता है। वृक्षाकार यानी कि एक प्रमुख नदी आपकी होती है और कई सारी सहायक नदियां उस पे आके मिलती रहती हैं। इस तरीके से एक पेड़ की जड़ों के जैसा जाल यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार के पैटर्न को, जो ये वृक्षाकार है, इसे तो साधारण भाषा में कहते हैं। इस प्रकार के पैटर्न को द्रुमा कृतिक भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, डेंड्रिटिक इंग्लिश में और द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप है वो इसको कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में प्रमुख 3 नदी तंत्र हैं जिसमें एक है गंगा नदी तंत्र, एक है यमुना नदी तंत्र और एक है काली नदी तंत्र। आज की वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट कवर कर जाएंगे, इसके जो उपतंत्र हैं उनके समेत। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली जो नदी है यानी सबसे लंबी नदी जो है उत्तराखंड की वो काली नदी है और उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाली जो नदी है वो अलकनंदा है। ठीक है, अब बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं और डिटेल्ड नोट्स हैं जिससे आपका पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज भी होगा और कुछ नए फैक्ट्स भी आपको पता चलेंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे साथ साथ में नोट करते हुए चले या जो आपने नोट्स बनाए हैं वहीं पर लिखते हुए चले। देखिए, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद जाना जाता है। देवप्रयाग तक यह नदी गंगा के नाम से नहीं जानी जाती। 2 प्रमुख नदियों के नाम से जानी जाती है, एक भागीरथी और अलकनंदा। देवप्रयाग में इन दोनों नदियों का संगम होता है और यहीं से गंगा नाम मिलता है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक मुख्य तौर पर इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है लेकिन दोनों में से एक नाम पूछेगा कि गंगा का पहला नाम क्या है, शुरुआती नाम क्या है, वो भागीरथी होगा। ठीक है, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत कुछ प्रमुख उपतंत्र आते हैं जैसे भागीरथी नदी उपतंत्र, अलकनंदा नदी उपतंत्र और नयार नदी उपतंत्र। अब हम इन उपतंत्रों को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला है भागीरथी नदी उपतंत्र। जो भागीरथी नदी है यह गौमुख से आती है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है हमारा उत्तरकाशी में, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से आती है भागीरथी। इसे ही गंगा का स्रोत माना गया है, गंगा का उद्गम माना गया है। ठीक है, गंगा का शुरुआती नाम क्या हो गया यानी भागीरथी हो गया। रामायण के अनुसार जो राजा सगर थे, उनके जो 60,000 पुत्र थे, उनके उद्धार के लिए उनके ही एक वंशज जो थे जिनका नाम था राजा भगीरथ, कहा जाता है उन्होंने यहाँ पर इस क्षेत्र में तपस्या करी और वे ही गंगा को धरती पर लेकर आए थे। इसी जगह से गंगा निकली। अब क्योंकि भगीरथ के प्रयासों से आई इसीलिए शुरुआती नाम भागीरथी के नाम से दिया गया। ठीक है, भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियां और संगम। देखिए, गौमुख के समीप जहां से भागीरथी आती है वहीं पर शुरुआत में ही गौमुख के समीप ही रुद्रगंगा इसके साथ मिल जाती है।
रुद्रगंगा किसकी सहायक नदी है? यह आपके भागीरथी की सहायक नदी है। रुद्रगंगा पांडव गुफा के नजदीक जो गौमुख के ही समीप है इससे मिलती है। रुद्रगंगा का उद्गम कहां से है? तो रुद्रगेरा ग्लेशियर से यह नदी आती है। ठीक है, गंगोत्री के पास केदार गंगा इसके साथ संगम कर लेती है। तो गौमुख के समीप यहाँ पे रुद्रगंगा और गंगोत्री धाम जब पहुँचती है यहाँ पे भागीरथी, तो यहाँ पे केदार गंगा साथ में इसके संगम कर लेती है। केदार गंगा केदार ताल से आती है। ठीक है, भागीरथी और जाड़ गंगा इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है? भागीरथी और जाड़ गंगा इन दोनों का संगम उत्तरकाशी में भैरव घाटी में होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि उत्तरकाशी की भैरव घाटी में भागीरथी से कौन सी नदी संगम करती है? जाड़ गंगा। जाड़ गंगा को जानवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जाड़ गंगा या जानवी नदी है यह थांगला दर्रे के नज़दीक जो ग्लेशियर है वहाँ से आती है। यानी थांगला दर्रे के समीप से उद्गम है आपकी जाड़ गंगा का, भैरव घाटी में ये भागीरथी से संगम कर लेती है। उत्तरकाशी में ही झाला नामक स्थान पर सिया गंगा, जिसे सियागाड़ भी कहते हैं, यह संगम करती है किसके साथ? भागीरथी नदी के साथ। ठीक है, हर्षिल क्षेत्र जो उत्तरकाशी में है वहाँ पे जलंधरी नदी और मुखवा ग्राम में हत्याहारिणी नदी संगम करती है भागीरथी के साथ। ठीक है, तो पूछेगा उत्तरकाशी की हर्षिल में कौन सी नदी भागीरथी के साथ मिलती है? जलंधरी नदी। जलंधरी नदी को ककोड़ा गाड़ भी लिखा गया है या जलंधरी गाड़ भी लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मुखवा गांव में हत्याहारिणी भागीरथी से मिलती है। भागीरथी की एक और प्रमुख सहायक नदी है असी गंगा, इसे असीम गंगा भी लिखा जाता है। ठीक है, यह उत्तरकाशी में गंगोरी नामक जगह पर भागीरथी से संगम कर लेती है असी गंगा। इसका उद्गम डोडी ताल से होता है। उत्तरकाशी में एक फेमस ताल है डोडी ताल, 6 कोने वाला ये ताल है। इसी ताल से असी गंगा आती है और ये किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। कहाँ पर मिलती है? गंगोरी नामक जगह पर यह भागीरथी से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद भागीरथी आपके गणेश प्रयाग यानी टिहरी में प्रवेश कर जाती है। टिहरी जो पुराना टिहरी था जिसे गणेश प्रयाग भी कहते थे, वहां पर भागीरथी से भिलंगना नदी आकर मिलती है। भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है भिलंगना। भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से आती है। टिहरी गढ़वाल में घुत्तू गांव है एक, वहां पर जो आपका खतलिंग ग्लेशियर पड़ता है वहां से आती है भिलंगना नदी। यह भिलंगना नदी जो पुराना टिहरी है यानी जो गणेश प्रयाग है जो डूब चुका है टिहरी बांध में, वहां पर यह मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। ठीक है, जो भिलंगना नदी है ये गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिलती है। भिलंगना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? भिलंगना खुद भागीरथी की सहायक नदी है। भिलंगना की सहायक नदियों में बालगंगा और धर्मगंगा, इन दोनों की संयुक्त धारा, कई बार अलग अलग करके इनको दिया जाता है कि बालगंगा धर्मगंगा किसकी सहायक नदी है। ध्यान रखना ये दोनों नदियां वैसे तो भिलंगना की सहायक नदी मानी जाती है, लेकिन ये दोनों पहले आपस में मिलती हैं फिर जाकर के भागीरथी में मिलती हैं। ठीक है, यह दोनों नदियां, इन दोनों का संगम कहां पे होता है? टिहरी के बूढ़ा केदार में बालगंगा और धर्मगंगा नदी का संगम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा मेदे गंगा, दूध गंगा, यह भिलंगना की सहायक नदियां हैं। तो 4 नदियां हैं भिलंगना की प्रमुख सहायक नदी, दूध गंगा, मेदे गंगा, धर्मगंगा और बालगंगा। इनमें बालगंगा और धर्मगंगा पहले आपस में मिलती हैं बूढ़ा केदार में और फिर जाकर के भिलंगना में मिलती हैं। जो भिलंगना है इसकी लंबाई 110 किलोमीटर है टोटल और किसकी सहायक नदी है? यह आपके भागीरथी की सहायक नदी है। भागीरथी की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? भागीरथी में एक और इंपॉर्टेंट नदी टिहरी में ही आकर मिलती है जिसका नाम है जलकूर नदी। ठीक है, जो प्रताप नगर था जिसकी स्थापना प्रताप शाह करते हैं वह किस नदी के तट पर है? जलकूर नदी के तट पर। प्रताप नगर की जीवन रेखा कहा जाता है जलकूर नदी को और यह जलकूर नदी भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे चलकर जो भागीरथी है वह देवप्रयाग पहुंचती है टिहरी गढ़वाल में। देवप्रयाग में भागीरथी के साथ अलकनंदा नदी संगम करती है और जहां पर यह संगम होता है देवप्रयाग में, उसी के बाद जो संयुक्त धारा बनती है देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी की, उसी नदी को कहा जाता है गंगा। ठीक है,
तो गंगा नाम कहाँ से मिलता है, हमने ऊपर भी देखा था, देवप्रयाग के बाद मिलता है। ये हमने भागीरथी नदी उपतंत्र को देखा कि गौमुख से आती है, फिर इसमें रुद्रगंगा मिलती है, केदार गंगा मिलती है, इसके साथ सिया गंगा इसमें मिल जाती है, फिर असीम गंगा मिलती है, हमने देखा हरसिल में जलंधरी नदी मिलती है, मुखवा गांव में हत्याहारिणी नदी इसमें मिल जाती है, भैरव घाटी में जानवी नदी इसमें मिल जाती है। फिर हम टिहरी में एंटर करते हैं। टिहरी में जलकूर नदी, भिलंगना नदी इसकी सहायक नदियां हैं। भिलंगना की भी सहायक नदियों को देखा, धर्मगंगा, बालगंगा पहले आपस में मिलती हैं बूढ़ा केदार में। इसके अलावा मेदे गंगा और दूध गंगा भी भिलंगना की सहायक नदियां हैं जो गणेश प्रयाग में भागीरथी से संगम करती है। जो भागीरथी नदी है इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। गौमुख से ये नदी आई थी और देवप्रयाग तक बही। तो गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहां से आगे क्या बहेगी, गंगा। गंगा नदी बनाने के लिए हमें उसकी दूसरी प्रमुख नदी अलकनंदा को भी देवप्रयाग तक लाना होगा और फिर उसके आगे का जो नदी तंत्र है हम उसको देखेंगे। तो हमने भागीरथी नदी उपतंत्र को देखा, अब बात करते हैं अलकनंदा नदी उपतंत्र की। देखिए, अलकनंदा राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। इसके बारे में हमने ऊपर देखा था कि सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाली नदी अगर पूछेगा तो वो अलकनंदा है, और प्रवाह पथ वाली पूछेगा वो आपकी काली नदी है, जिसे शारदा नदी भी कहते हैं। जो अलकनंदा है इसका उद्गम चमोली के संतोपत शिखर में जो अलकापुरी बांग ग्लेशियर है और जो वहाँ पर संतोपत ताल है, यहाँ से अलकनंदा नदी आती है। ठीक है, यानी जो संतोपत शिखर है इसी में अलकापुरी बांग ग्लेशियर और संतोपत ताल है, यहीं से निकलती है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, सबसे पहले इसमें जो प्रमुख है वो है इसकी सरस्वती नदी। केशव प्रयाग में अलकनंदा के साथ सरस्वती नदी आकर संगम करती है। सरस्वती नदी का उद्गम देवताल से होता है। यह ताल कामेट पर्वत के रत्ताकोना नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो जो सरस्वती नदी है ये कहाँ से आती है, देवताल। देवताल कहाँ है, ये आपके जो कामेट शिखर है उसी पर रत्ताकोना नामक एक जगह है, वहाँ पर बना हुआ है देवताल। उसी देवताल से आती है सरस्वती, जो केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, दूसरी प्रमुख सहायक नदी है बद्रीनाथ धाम में मिलती है जो ऋषि गंगा 2। 2 ऋषि गंगाएं हैं, उनमें से जो दूसरी वाली ऋषि गंगा है ऋषि गंगा 2, यह अलकनंदा की सहायक नदी है। बद्रीनाथ धाम में यह अलकनंदा से मिलती है। जो ऋषि गंगा 2 है इसका उद्गम कहाँ से होता है, नीलकंठ पर्वत जिसे गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है, यहाँ से आती है ऋषि गंगा 2। ठीक है, हमने ऊपर सरस्वती नदी की बात करी, इसकी एक सहायक नदी को नोट कर लीजिए, पूछी जा सकती है। अरवा नदी किसकी सहायक नदी है, सरस्वती की। ठीक है, इसके बाद गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा अलकनंदा के साथ संगम करती है। देखिए, अलकनंदा में मिलने वाली पहली नदी माना जाता है लक्ष्मण गंगा को। हालांकि अलग अलग स्रोतों में अलग अलग दिया गया है, लेकिन अगर आपसे पहली नदी पूछेगा जो अलकनंदा में मिलती है तो लक्ष्मण गंगा का ही नाम आप लेंगे। लक्ष्मण गंगा को भ्यूंडार गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो लक्ष्मण गंगा है यह 2 नदियों से मिलकर बनी है, यानी इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं या शुरुआती इसकी सहायक जलधाराएं हैं। एक है हेमगंगा और पुष्पावती। जो पुष्पावती नदी है यह फूलों की घाटी के मध्य से होकर बहती है। ये पुष्पावती और यह हेमगंगा आपस में मिलती हैं और लक्ष्मण गंगा के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, इन दोनों का संगम चमोली में ही घांगरिया नामक जगह पर होता है और फिर लक्ष्मण गंगा ये बनती है। लक्ष्मण गंगा को भ्यूंडार गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह गोविंद घाट में अलकनंदा के साथ संगम कर लेती है। ठीक है, एक पेपर में सवाल आया था, फूलों की घाटी के मध्य से कौन सी नदी बहती है, पुष्पावती। ये किसके साथ जुड़ी हुई है, लक्ष्मण गंगा। ठीक है, वैसे ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी, हेमगंगा। ये दोनों मिलकर के बनाती हैं लक्ष्मण गंगा। ठीक है, इसके बाद पंचप्रयाग हमारे शुरू होते हैं। पंचप्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। देखिए, अलकनंदा के मार्ग में जो पहला प्रयाग है वो केशव प्रयाग है, लेकिन केशव प्रयाग आपके पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। पंच प्रयागों में कौन कौन शामिल हैं तो इसको आपने याद करना है, वन का रुद्र देव। ठीक है, वह से आपका विष्णु प्रयाग, न से नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। केशव प्रयाग पंच प्रयागों में नहीं आता। मुख्य तौर पर पंच प्रयाग ही आपसे इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि उत्तराखंड में
कुल कितने प्रयाग यहाँ पर माने गए हैं? कुल 14 प्रयाग माने गए हैं, जिसमें से 5 प्रयागों का समूह कहलाता है पंचप्रयाग। पंच प्रयागों में उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला प्रयाग पड़ता है विष्णु प्रयाग। ये चमोली में है। विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा के साथ संगम कर लेती है। जो विष्णु प्रयाग है यहाँ पर पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। पश्चिमी धौली गंगा कहाँ से आती है? तो धौलागिरी की कुनगुल श्रेणी से निकलती है पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 94 किलोमीटर। अलग अलग स्रोतों में अलग अलग लंबाई इसकी दी गई है, कुछ जगहों पर 92 है, कुछ जगहों पर 94, तो लगभग 90 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई है। जो ये पश्चिमी धौली गंगा है, जो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम करती है, पहला प्रयाग बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदी है ऋषि गंगा 1। हमने ऊपर देखा ऋषि गंगा 2 अलकनंदा की सहायक नदी है, बद्रीनाथ धाम में मिलती है। वो वाली नदी जो ऋषि गंगा 2 है वो आती है नीलकंठ पर्वत से। जो ये वाली ऋषि गंगा है इसे स्वर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये वाली ऋषि गंगा आपके जो रेणी गांव है वहां से निकलती है, वहीं से नज़दीक में जो ग्लेशियर है वहां से आती है। तो रेणी गांव के नज़दीक से निकलती है ये वाली ऋषि गंगा। ये पश्चिमी धौली की सहायक नदी है। इसके अलावा कियोगाड़ और गिरथी, ये दोनों नदियां भी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। हालांकि ये दोनों पहले आपस में मिलती हैं और फिर जाकर के ये पश्चिमी धौली गंगा में मिलती हैं। ठीक है, जो ये गिरथी नदी है यह किंगरी बिंगरी दर्रे से होकर आती है। कहाँ से निकलती है? किंगरी बिंगरी दर्रा। तो कियोगाड़ और गिरथी यह आपकी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के बीच में अलकनंदा से कुछ और प्रमुख नदियां मिलती हैं, जिसमें बालखिल्या, विरही गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, ये नदियां शामिल हैं। ठीक है, तो हमने देखा पहला प्रयाग है आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद दूसरा प्रयाग आता है नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा मिल जाती है। हमने उसकी सहायक नदियों को देखा, कियोगाड़, गिरथी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये पश्चिमी धौली गंगा की हैं। विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के बीच में कुछ प्रमुख सहायक नदियां अलकनंदा में आकर मिलती हैं, जिसमें बालखिल्या, विरही गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, ये नदियां शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रयाग आता है नंद प्रयाग। यह भी चमोली में है। यहाँ पर नंदाकिनी नदी संगम करती है किसके साथ? अलकनंदा के साथ। पांचों प्रयागों में प्रमुख नदी कौन है? अलकनंदा। ठीक है, जो नंदाकिनी है यह नंदा घुघुटी जो है वहां से निकलती है। ठीक है, त्रिशूल पर्वत भी दिया गया है कुछ जगहों पर, तो दोनों आपने ध्यान रखना है। मुख्य तौर पर नंदा घुघुटी से आती है हमारी नंदाकिनी नदी। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लंबाई है। मुख्य तौर पर 50 से 55 किलोमीटर के बीच नंदाकिनी की लंबाई है। मान्यता अनुसार नंदाकिनी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनका जल अपवित्र माना गया है, देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। एक नंदाकिनी है और एक हमारी काली नदी है। ठीक है, या जिसे श्यामा नदी या शारदा नदी भी कहते हैं। जो नंदाकिनी है ये खुद अलकनंदा में जाकर मिलती है, अलकनंदा की सहायक नदी है। अगर इसकी सहायक नदी पूछेगा तो चुपलागाड़ और मौलागाड़ ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये नंदाकिनी की हैं। ठीक है, अगला प्रयाग है हमारा कर्ण प्रयाग। ये भी चमोली जनपद में पड़ता है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी आकर संगम करती है। जो पिंडर नदी है इसे कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह पिंडारी ग्लेशियर से आती है और इसका जो टोटल लेंथ है, लंबाई है पिंडर नदी की 105 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है आटागाड़। आटागाड़ और कुफिनी नदी, ये वाली नदी पेपर में पूछी गई थी। ये दोनों नदियां किसकी सहायक हैं? पिंडर की, जिसमें प्रमुख है आटागाड़। ये दूधातोली श्रेणी से आती है। ठीक है, जो पिंडर और आटागाड़ है इन दोनों का संगम चमोली के शिमली नामक जगह पर हो जाता है। ठीक है, इन दोनों नदियों के अलावा प्राणमती और ज्ञान गंगा ये भी किसकी सहायक नदियां हैं? पिंडर नदी की सहायक नदी है। यह है तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग। ठीक है, इसके बाद आता है चौथा प्रयाग रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी यहाँ पे संगम करती है। जो मंदाकिनी नदी है ये आपके मंदराचल श्रेणी और चौराबड़ी ग्लेशियर से निकलती है। केदारनाथ धाम के समीप स्थित है चौराबड़ी ग्लेशियर, यहीं पर आपका
चौराबड़ी ताल भी स्थित है, जिसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। महात्मा गांधी की अस्थियां उसमें विसर्जित करी गई थी, इस वजह से चौराबड़ी ताल को गांधी सरोवर कहते हैं। ठीक है, यहीं से निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी को रामचरितमानस में सुरसरी कहा गया है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है मधुगंगा। काली मठ के नज़दीक यह मंदाकिनी के साथ संगम करती है। तो मंदाकिनी और मधुगंगा दोनों का संगम कहाँ पे होता है? काली मठ के नज़दीक। ठीक है, ये जो मधुगंगा है यह आपके रुद्रप्रयाग में ही जो परशुराम गुफा है वहाँ से आती है। ठीक है, मंदाकिनी की और भी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे मंदाकिनी और धूलगाड़। इन दोनों का संगम अगस्त्य मुनि में होता है, रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी और अल्सरगाड़ ये सूर्यप्रयाग में आकर मिल जाती हैं आपस में। सोनप्रयाग में सोनगंगा मंदाकिनी के साथ संगम करती है। सोनगंगा को वासुकी गंगा या वासुकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। वासुकी ताल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, सोनप्रयाग में बेसिकली 3 नदियों का संगम होता है। एक है हमारी मंदाकिनी, एक है हमारी सोनगंगा और एक है हमारी तोशी नदी। इन 3 नदियों का संगम माना जाता है सोनप्रयाग में। ठीक है, इसीलिए सोनप्रयाग को त्रिविक्रमा के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, रुद्रप्रयाग शहर में जो मुख्य रुद्रप्रयाग है वहां पर मंदाकिनी में पुनार नदी आकर मिल जाती है। आप जानते ही हैं रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम भी क्या था? पुनार था। तो पुनार नदी किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी की, जो रुद्रप्रयाग में ही इसके साथ संगम कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा कुसुम गंगा, रावण गंगा, आकाश कामिनी नदी, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? मंदाकिनी की। मंदाकिनी खुद किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। यह रुद्रप्रयाग जनपद में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 5वां प्रयाग, देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों का संगम होता है। अलकनंदा को बहू के नाम से, भागीरथी को यहाँ पे सास माना जाता है। क्वेश्चन आता है सास बहू नदियों का संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग। सास बहू नदियों का संगम स्थल कौन सा है? देवप्रयाग। कौन सी नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? अलकनंदा और भागीरथी। इनमें सास कौन है? भागीरथी। बहू कौन है? अलकनंदा। देवप्रयाग में ये दोनों आपस में संगम करती हैं। अलकनंदा की जो लंबाई है संतोपा ताल से लेकर के देवप्रयाग तक वो 195 किलोमीटर है। भागीरथी की जो लंबाई है गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक वो 205 किलोमीटर है। दोनों नदियां देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं। अब जो आगे बहेगी उसे कहा जाता है गंगा। ठीक है, देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है? 195। गंगा का नाम देवप्रयाग के बाद से ही इस नदी को दिया जाता है। देवप्रयाग तक क्या नाम था? भागीरथी। ठीक है, तो हमने अलकनंदा उपतंत्र को भी देख लिया, भागीरथी उपतंत्र को भी देख लिया, देवप्रयाग तक हम आ गए। अब देवप्रयाग से आगे राज्य में हरिद्वार तक गंगा नदी बहती है, वहां से फिर ये राज्य से बाहर चली जाती है, वहां का तंत्र हम देखेंगे। चलिए, देवप्रयाग के बाद गंगा तंत्र। देवप्रयाग के बाद गंगा तंत्र में एक और उपतंत्र यहां पर शामिल है, नयार नदी उपतंत्र। नयार नदी और गंगा इन दोनों का संगम ब्यास घाट में फूलचट्टी नामक जगह पर हो जाता है। ठीक है, पौड़ी में यह स्थित है। जो ये नयार नदी है यह 2 नदियों पूर्वी और पश्चिमी नयार से मिलकर बनी है। जो पूर्वी नयार है और जो पश्चिमी नयार है दोनों की दोनों दूधातोली श्रेणी से आती हैं। पूर्वी नयार दूधातोली श्रेणी के जखमूली धार श्रेणी से निकलती है, यानी जो दूधातोली का दक्षिणी ढलान है वहां से आती है पूर्वी नयार नदी। पूर्वी नयार के अन्य नाम सिउसी गाड़ और केन्यूर गाड़ है। जो पश्चिमी नयार नदी है ये भी दूधातोली श्रृंखला से आती है, दूधातोली के उत्तर पश्चिमी ढाल से आती है। यह जो पश्चिमी नयार है इसकी 2 शुरुआती धाराएं हैं, एक है शिवली गाड़ और ढाईजूली गाड़। ये दोनों नदियां पौड़ी में जो पैठानी नामक गांव है, ठीक है, जहां पर एकमात्र राहु मंदिर स्थित है उत्तराखंड का, वहां पर इन दोनों नदियों का संगम होता है और इन दोनों के संगम को हम पश्चिमी नयार नदी कहते हैं। तो पैठानी में किन किन नदियों का संगम होता है? पश्चिमी नयार की जो शुरुआती धाराएं हैं उन दोनों का। ठीक है, तो पूर्वी नयार कहाँ से आती है उसका शुरुआती नाम, पश्चिमी नयार कहाँ से आती है और उसकी शुरुआती शाखाएं। ठीक है, इन दोनों नदियों का यानी कि पूर्वी नयार का और पश्चिमी नयार का संगम पौड़ी में सतपुली में हो जाता है। ठीक है, पूर्वी नयार की लंबाई लगभग 109 किलोमीटर है, पश्चिमी नयार की लंबाई लगभग 78 किलोमीटर है। ये दोनों नदियां आपस में सतपुली में मिलती हैं और अब आगे नयार नदी के नाम से बहेंगी।
नयार नदी की, यहाँ पे से नयार करना, नयार नदी की सहायक नदियों में कलीगाड़ शामिल है, डाबरीगाड़ शामिल है, गड्डीगाड़ भी शामिल है। ये किसकी सहायक नदियां हैं? नयार नदी। पौराणिक ग्रंथों में नयार नदी को नवालका के नाम से जाना गया है, ठीक है। जहां पर इन दोनों नयार नदियों का संगम होता है उसे वेंतयक तीर्थ कहा गया है, ठीक है। इनके संगम स्थल को क्या कहते हैं? वेंतयक तीर्थ। इसके बाद गंगा नदी ऋषिकेश में चंद्रभागा के साथ संगम करती है। जो चंद्रभागा नदी है यह आपके टिहरी गढ़वाल से आती है, ऋषिकेश में ये गंगा से मिलती है। गंगा और सोंग नदी इन दोनों का संगम रायवाला के नजदीक देहरादून में हो जाता है। क्वेश्चन आया था पेपर में, देहरादून के रायवाला में गंगा के साथ कौन सी नदी मिलती है? सोंग नदी। ये जो सोंग नदी है इसकी सहायक नदियां पूछी गई हैं, सिसवा, वाल्दी और विद्यालना रौ। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सोंग नदी की सहायक नदी है, ठीक है। जो सोंग नदी की सहायक नदी है सिसवा, इसकी भी सहायक नदियां हैं। इसमें दो प्रमुख हैं, रिस्पना और विंदाल। रिस्पना नदी को ऋषिपर्णा नदी के नाम से पहले जाना जाता था, वर्तमान में इसे रिस्पना कहते हैं। देहरादून की ये प्रमुख नदियां हैं। सोंग भी दून घाटी की एक प्रमुख नदी है। यह सोंग नदी गंगा की सहायक नदी है। इस सोंग की प्रमुख सहायक नदी है सिसवा और इस सिसवा की प्रमुख नदी है रिस्पना और विंदाल, ठीक है। इसके बाद हरिद्वार में गंगा के साथ रतमाऊ और सोलानी इन नदियों का संगम होता है। हरिद्वार में गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? रतमाऊ और सोलानी, ठीक है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई अलग थी, भागीरथी की लंबाई अलग थी। देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है, यानी उत्तराखंड में गंगा 96 किलोमीटर बहती है। हरिद्वार के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है, यानी मैदानी इलाकों में चली जाती है, ठीक है। भारत में गंगा की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। यह गंगा नदी तंत्र हमने गौमुख से शुरुआत करी, हरिद्वार तक इसको देखा। गंगा नदी से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको देखते हैं। गंगा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा एक्शन प्लान, इसे कब शुरू किया गया था? गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने करी थी। वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई थी, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। स्पर्श गंगा अभियान, इसे 17 दिसंबर 2009 को शुरू किया गया। गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नमामि गंगे अभियान जो है इसे 7 जुलाई 2016 से शुरू किया गया। औपचारिक घोषणा जो होती है 2014 में हो जाती है, लेकिन जो शुरुआत हुई आधिकारिक तौर पर वो 2016 में हुई। 7 जुलाई 2016 नमामि गंगे अभियान को शुरू किया गया हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से, ठीक है। यह है गंगा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। गंगा नदी तंत्र का ही एक और हिस्सा, एक और नदी जो आगे चलकर गंगा में मिल जाती है वो है पश्चिमी रामगंगा। इसको भी गंगा के साथ ही कवर कर लेते हैं। जो पश्चिमी रामगंगा है इसे रथवाहिनी या राटवाहिनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम रतस्था भी था, रतस्था, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। प्राचीन काल में जब गढ़वाल में पवार वंश, कुमाऊं में चंद वंश थे, इन दोनों में आपसी झगड़े भी होते रहते थे इसी नदी पर अधिकार को लेकर के, पश्चिमी रामगंगा। पेपर में सवाल आया था किस नदी को लेकर के गढ़वाल और कुमाऊं के जो राजा थे आपस में लड़ते रहते थे? पश्चिमी रामगंगा। स्कंद पुराण में इसे रथवाहिनी या राटवाहिनी कहा गया है। जो ये पश्चिमी रामगंगा है ये कहां से आती है? दूधातोली श्रेणी से आती है। दूधातोली श्रृंखला के जिस जगह से यह आती है, यानी जो इसका स्रोत है, उसे दिवाली खाल के नाम से जाना जाता है और इस नदी का शुरुआती नाम रिथिया है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। यह नदी कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से बहती है। कॉर्बेट के बीच से बहती है पश्चिमी रामगंगा। कॉर्बेट के भीतर इस नदी में दो प्रमुख सहायक नदियां मिलती हैं, एक सोना नदी और एक हमारी प्लेन नदी। ये दोनों नदियां पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती हैं, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बिरमा, गागस और बीनो, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है।
जो गागस नदी है इसका संगम पूछा जाता है, ये कहाँ पर मिलती है? पश्चिमी रामगंगा के साथ अल्मोड़ा के भिकियासैंण में यह नदी पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। ठीक है। पौड़ी में कालागढ़ से यह पश्चिमी रामगंगा राज्य से बाहर चली जाती है। राज्य में पश्चिमी रामगंगा की जो लंबाई है वो 155 किलोमीटर है। यूपी के कन्नौज में जाकर ये गंगा के साथ संगम कर लेती है गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा, लेकिन उत्तराखंड में नहीं होता संगम, यूपी में जाकर होता है। ठीक है। यह है पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा की और इम्पोर्टेंट अगर हम सहायक नदियों की बात करें जो राज्य से बाहर जाकर के पश्चिमी रामगंगा में मिलती हैं, इसमें एक प्रमुख नाम आएगा और सबसे प्रमुख नाम आएगा गौला नदी का। जो गौला नदी है जिसे गार्गी नदी भी कहते हैं, यह नदी नैनीताल के पहाड़ पानी से आती है। हल्द्वानी की जीवन रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। यह भी किसकी सहायक नदी है? ये पश्चिमी रामगंगा की है। यूपी के बरेली में जाकर के ये रामगंगा से मिलती है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी प्रमुख नदी है खो नदी। खो नदी जिसके तट पर गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार बसा हुआ है, ये भी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। खो नदी किन नदियों से मिलकर बनी है? लंगूरगाड़ और सिलगाड़। इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है? दुगट्टा। ठीक है। इसके अलावा जो कोटद्वार के ही समीप है मालिनी नदी, जिसके तट पर कर्णाश्रम भी स्थित है, कहा गया है यह भी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। बिजनौर में जाकर के यह रामगंगा से मिलती है। इसके अलावा काशीपुर की एक प्रमुख नदी है ढेला नदी। यह नदी भी यूपी में जाकर के रामगंगा से मिल जाती है। तो यह पश्चिमी रामगंगा की और नदियां हमने देखी, सहायक नदियां जो उसके साथ संगम करती हैं। ठीक है। इसमें मालिनी है, खो नदी है, गौला नदी है, ढीला नदी है, ये सब पश्चिमी रामगंगा की हैं। इनको आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने नदी तंत्र को यहाँ पे समझने का प्रयास किया। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स थे, एक एक नोट्स को, एक एक पॉइंट को हमने समझने का प्रयास किया, जिससे आपका पूरा नदी तंत्र का एक अच्छे से रिवीजन यहाँ पर हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।